हमारी अकरबा कॉलोनी काफ़ी बड़ी थी, जिसको हम ओरा कहते थे, क्योंकि इसोली में सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही रहते थे। सबके मकान अलग अलग मगर सहन एक था। ये वेडा तकरीबन 4 बीघे ज़मीन के गिर्द चारदीवारी बनाकर आबाद किया गया था, जिसके अंदर 5 घराने आबाद थे, जिसमें एक घर हमारा था। बाकी 3 घरों में मेरे तीनों चचा और चौथा घर फूफो का था। मोहब्बत इस वीडे की रूह थी। मैं इसी मोहब्बत भरे सिस्टम में पली बड़ी। हम सब बच्चों की तादाद 20-25 के करीब होगी। हम सब इकट्ठे खेले। बचपन बहुत खुश रंग था। लगता था वक्त थमा हुआ है। मर्जी से सूना, मर्जी जागना। ये दिन ख्वाब ऐसे गुजर गए, बचपन गुजर गया, यादें छोड़ गया। वक्त पर किसका बस चलता है। ये वो पंछी है से जिस पर आज तक कोई गिरफ्त नहीं कर सका। वक्त ने हमारे खानदान को भी ताजियाना लगाया और बसा बसाया इकट्ठ तत्तर बुतर हो गया, और हम जो मोहब्बत के धागे में लिपटे हुए थे, दाना दाना होकर बखर गए। दादा जान के फौत होते ही वो धागा टूट गया जिसने सारे खानदान को एक लड़ी में प्रो रखा था। अब सुबह को अपनी अपनी पड़ गई। छोटे चचा, उम्मी और फूफो ये तीनों गांव की जिंदगी तंग थे और शहर मुंतकिल होना चाहते थे, जबकि गांव में सुकून था से आज़ादी ना थी लेकिन मोहब्बत थी। अच्छे तालीमी इदारे अनका थे, मगर शहर में सुकूनत इख्तियार करने के लिए काफ़ी सरमाया दरकार था। हमारे ख़ानदान में सरमाया सिर्फ हमारी ज़मीन थी और ज़मीन से ही इलाके में इज्जत थी। 2 भाई मिसल थे ज़मीन बीच कर शहर जा बसें, और 2 भाई राजी ना थे कि ज़मीन का बंटवारा हो। इसी पर भाइयों में तलखी बढ़ी, झगड़ा हुआ और दिलों में दूरियां हो गई। रिश्तों की शीरीनी में कड़ोहिट घुल गई। आखिरकार बंटवारा हो गया। चचा और फूफो ने अपने हिस्से की ज़मीन फरोख्त कर दी और सरमाया लेकर शहर चले गए। शहर में उन्होंने एक ही कॉलोनी में करीब करीब घर खरीद लिए। शहर में हम बच्चों को ऊंचे स्कूलों में दाखिल करवा दिया गया। यहाँ अब सुनने का एक फ़ायदा ये हुआ कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों पर भी तालीम के दरवाजे खुल गए। गिरचा ख़ानदान का शिराजा बखर गया। वक्त पर लगाकर अलिफारता रहा। मैं 3वीं जमात से अब 7वीं में आ गई। एक दिन स्कूल से घर आई तो पता चला कि चचा जान का ख़त आया हुआ है। लिखा था, आप लोगों ने सही फैसला किया था बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, और हमने भी दुरुस्त फैसला किया था अपने बड़ों के नामो नमूद की खातिर। अब सोचता हूँ कि झगड़ा ना हक किया था, ताहम गोश्त से ना खून जुदा नहीं हो सकता। अब बहावल का मसला है और यहाँ स्कूल मिडिल तक है। मैं चाहता हूँ कि इसको आपकी तरफ भेज दूँ ताकि आपके घर रहकर ये शहर के किसी अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर सके। ख़त मिलते ही उम्मी अबू सोच में पड़ गए कि बहावल को अपने पास रखें या ना रखें। गांव में रहते हुए तो ऐसे फैसलों के वक्त एक लम्हे भी सोचना नहीं पड़ता था, मगर शहर में रहकर शहरियों जैसी ख्वाबाव से आशना हो गए थे। कोई कदम उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ता था। गांव में भाइयों के सपूत भी अपने ही जिगर गोशे होते हैं, मगर शहर में अपने पराये हो जाते हैं। एक हफ्ता की सोच विचार के बाद वालिद साहब ने इस कशमकश से छुटकारा हासिल कर लिया। भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और उन्होंने ख़त का जवाब लिख दिया कि आप बहावल को रवाना कर दें। आपका बेटा मेरा भी बेटा है। चची का घर अपना घर होता है। मैं इसे शहर के बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। आज से आप इसकी जिम्मेदारियों से बुरी अज़िम्मा हैं। अब बहावल मेरी जिम्मेदारी है। ख़त मिलते ही बहावल ने रवानगी पकड़ ली और हमारे घर पहुंच गया। वालिद साहब ने इसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। बहावल के आने की सबसे ज़्यादा खुशी मुझको हुई क्योंकि वो हमारा बचपन का साथी था। मेरी सबसे ज़्यादा इसी के साथ बनती थी। सब बच्चों में वही मुझसे ज़्यादा करीब था, मेरा ख्याल रखता था। किसी बच्चे से लड़ाई हो जाती तो वो हमेशा मेरी हिमायत करता। ये ज़हनी हमाहंगी का ताल्लुक़ अब भी कायम था, जो एक सुनहरी याद बनकर मेरे दिल में आबाद था। इसके आने से मेरी तन्हाई दूर हो गई थी। हम शाम को लान में इकट्ठे बैठकर चाय पीते और इकट्ठे स्कूल का काम करते। हमारे मिल बैठकर बातें करने पर घर वालों को एतराज़ न था। मेरे वालिदैन का ख्याल था कि वो जब पढ़ लिख कर किसी लायक हो जाएगा तो मेरी इसके साथ शादी कर दे। मैंने मैट्रिक पास करके कॉलेज में दाखिला ले लिया और उसने कॉलेज में साइंस ले ली क्योंकि इंजीनियर बनना चाहता था। इसको इंजीनियर बनने का बेहद शौक था, तभी वो खूब मेहनत कर रहा था। अम्मी ने बातों बातों में इसको जतला दिया था कि तुम कुछ बन कर गेओ, तभी तुमको तुम्हारी मुराद मिल सकती है।
बहावल खूब समझता था कि ताई क्या कहना चाहती है। दिन रात मेहनत करके उसने अच्छे नंबर लिए तो इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। वो लाहौर चला गया। इसके जाने से नहीं, सारा घर आदास हो गया। वो यहाँ था तो लगता था कि मौसम खिज़ां में भी बहारों का राज है। अब तो बहार भी खिज़ां जैसी हो गई थी। 12वीं के बाद मेरा तालीमी सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्हीं दिनों मेरे मामू अपनी फैमिली के हमरा कराची से हमारे घर आए। उन्होंने उम्मी से कहा, लड़कियों को ज़्यादा किया पढ़ाना, उन्होंने तो घर बसाना होता है। ज़्यादा तालीम याफ्ता लड़कियां उम्दगी से घर नहीं बसा सकती। वो घरेलू काम काज को अपने शायान शान नहीं समझते। बेहतर है कि तुम लड़की को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर से निकालकर घर बिठा लो, घरदारी और कोई बेहतर हो न सके। अम्मी मामू से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने फ़ौरन उनका मशवरा मान लिया। गिरचा अबू मुझे मज़ीद तालीम दिलवाना चाहते थे, मगर वालिदा ने अपनी मर्ज़ी कर ली। मुझे कॉलेज छोड़ने का बहुत गम हुआ। सोचती थी कि तालीम की खातिर ही तो हम गांव छोड़कर शहर आए थे, अपना सुंदर प्यारा ओड़ा छोड़ा, जहां सबके साथ रहने का एक अपना ही मज़ा था। अजीज़ों में जुदाई पड़ी, तब भी उम्मी को आला तालीम अपने बच्चों को दिलाने का खप्त सवार था, और अब उन्होंने अपने भाई और भाभी के कहने पर खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। कुल्हाड़ी दरअसल मामू ममानी ने मेरी खुशियों पर मारी थी। इन लोगों ने उम्मी के साथ मिलकर चुपके चुपके एक प्लान बनाया। वो मुझको अपनी बहू बनाने आए थे। उनका एक बेटा था और बेटी। बेटे का नाम ज़ीरक था और बेटी तहमीना थी। दोनों साथ आए थे। तहमीना कुछ मगरूर सी थी, मेरी इसके साथ ना बनी। इससे वाजिबी सी बातचीत हो जाती थी। अलबत्ता ज़ीरक ने मुझको देखते ही पसंद कर लिया और माँ से कहा कि मैं शादी इसी लड़की से करूँगा, वरना उम्र भर कनवारा रहूँगा। वो माँ बाप का इकलौता था। वो इसकी बात नहीं टालते थे। उन्होंने उम्मी को घेरा और कहा कि हम तो अब न जाएंगे, तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर जाएंगे। अम्मी को मोहब्बत तो अपने भांजे से थी, लेकिन अबू की वजह से रिश्ता इधर देने से हिचकिचा रही थी। जानती थी कि शौहर का ख्याल अपने भतीजे को दामाद बनाने का है, और ये ख्याल इस वक्त से है जब मैं पैदा हुई थी। उम्मी ये भी जानती थी कि अबू आसानी से उनकी बात मानने वाले नहीं, मगर उनको मनाना लाजमी था, वरना मामू मुमानी रुक जाते और मैके में का बस यही एक रिश्ता था जिसका उन्हें मान था। वालिदे भी दिल की ठंडक होती, लेकिन हमारे मुआशरे में औरत मजबूर होती है, और वो मैके के सीनरे को उम्र के किसी दौर में भी खोना नहीं चाहती। मैके का सहारा औरत के लिए कड़ी धूप में चूहे जैसी हैसियत रखता है। खुदा जाने कब, किस वक्त, किस बात पर और किस उम्र में खावंद नाराज हो जाए, से निकाल दे, तलाक पकड़ा दे, तब औरत कहाँ जाए। मैके का दर खुला हो तो ससुराल वाले भी घर से निकाल बाहर करने की धमकी डरते हैं। ये भी एक वजह थी, लेकिन ये बात भी अटल थी कि माँ और मामू में मोहब्बत भी इंतहा दर्जे की थी। औलाद की खुशी तो किया, उम्मी अपने भाई पर जान भी कुर्बान कर सकती थी। मेरे दिल की कैफियत को वो समझती ना थी। शायद तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो मेरी शादी हर हाल में ज़ीरक से करेंगी। तभी तो मुझसे पूछना भी गवारा ना किया। जब कॉलेज जाती थी तो जिंदगी की एक रूटीन सी बन गई थी। अब कॉलेज बंद हुआ तो दिल बहुत घबराया। अम्मी ने मामू को मजबूर किया कि तुम भी कराची छोड़कर बहावलपुर में घर ले लो, तभी मैं तुमको बेटी का रिश्ता दूंगी। मामू ने ऐसा ही किया, जिसका नतीजा ये निकला कि ज़ीरक दिन रात अब हमारे ही घर पर रहने। सच बात तो यह है कि ज़ीरक ऐसा बुरा ना था। वो खूबरू था, होनहार तालिब इल्म था और CSS की तैयारी कर रहा था। इसका मुस्तकबिल रोशन था। मामूनी की काफ़ी जायदाद और ज़री ज़मीन भी थी। वो बहुत खुशहाल थे। मामू ने उम्मी से कहा कि मैं अपनी आधी जायदाद अभी और इसी वक्त तुम्हारी बेटी के नाम लिख कर देने को तैयार हूँ। तुम रिश्ते से इनकार मत करना। अम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता अबू को मिना ही लिया। उनकी लाखों की जायदाद मेरे नाम हो रही थी, देने लगा। तब उम्मी ने मेरा रिश्ता ज़ीरक को देने की हामी भर ली। यूं मेरी उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। बहावल को खबर न थी कि क्या होने जा रहा है। मेरी उंगली में ज़ीरक के नाम की अंगूठी पड़ चुकी थी। मंगनी के बारे में उम्मी ने किसी को कानो कान खबर न होने दी। मबादा, फूफो, ताया, चचा सब एक है कर मुखालफत पर उतर आए। यूं बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बहावल ने जब से इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, छुट्टियों में अपने वालिदैन के पास गांव चला जाता था। वो उधर कम ही आता था, क्योंकि उम्मी अब इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती थी।
मुझ पर भी पाबंदी लगा दी कि मैं अपने चचाजाद से ज्यादा बातचीत ना करूं। एक दिन बहावल आया, उम्मी घर पर ना थी। अमजद से बात करने का मौका मिल गया। मैंने सोचा वक्त है कि इसको हकीकत से गाय कर दूं। खुदा जाने ये क्या सोच रहा है, और जब ऐन वक्त पर असल मामले की खबर होगी तो इसको दुख होगा। मैं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं भी इससे ही शादी की ख्वाहिशमंद थी। अब मेरी हिम्मत न पड़ती थी कि इसको कैसे बताओ है, मेरी मम्मी जीरक से हो चुकी है। सोच रही थी किस तरह बात शुरू करूं कि उसने खुद मुझसे पूछ लिया, तुम्हारी उंगली में ये कैसी अंगूठी है? कहीं तुमने मन्नी तो नहीं करवा ली? फिर खुद ही ना हंस पड़ा। बोला, मैं मजाक में पूछ रहा था और तुम्हारा मुन्हा तर गया। अच्छा भाई, शौक में पहनी है तो लाख दफा पहनो, लेकिन याद रखना, सगाई किसी और से उड़वा लेना। तुम्हें से मेरा जीवन है, मेरा मुस्तकबिल, मेरी जिंदगी तुमसे ही है। अगर तुमने इस मोड़ पर मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं 1 मिनट में इंजीनियरिंग को लात मार कर इजाऊंगा और किसी मज़ार पर फ़कीर बनकर बैठ जाऊंगा। मैंने ये सारी मेहनत तुम्हारी खातिर और चची की शर्त पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। वो इस कदर संजीदा था कि मैं सुन रह गई। बात कहना चाहती थी, वो हल्क में फंस कर रह गई। मेरी हिम्मत ही न हुई कि एक लफ्ज़ आगे कहूँ। बस इसी कदर बोल पाई कि फ़र्ज़ करो मेरी उंगली में ये अंगूठी मंगनी की है तो वली अल्लाह की किस्म 1 मिनट की देर किए बगैर कॉलेज छोड़कर किसी मज़ार का फ़कीर बन जाऊंगा और फिर दिन रात मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करूंगा। मैं सहम चुप हो गई। सोचा, अभी इसको कुछ बताने का वक्त नहीं है। ये वाकई इंजीनियरिंग कॉलेज को छोड़ आएगा जबकि वो 3 साल पढ़ चुका था और अब आखिरी 1 साल रहता था। 1 साल तक मेरी शादी का भी इम्कान न था, क्योंकि मैंने उम्मी से मनवा लिया था कि मैं घर पर प्राइवेट तौर पर तैयारी करूंगी और जब तक ग्रेजुएशन मुकम्मल ना कर लूं अब मेरी शादी ना करेंगी। 1 साल तक 5 वक्त नमाज में यही दुआ करती रही कि खुदाया कोई मौजिज़ा हो जाए और मेरी शादी जीरक से ना हो, ये मन्नी टूट जाए और मेरी शादी बहावल से हो जाए, क्योंकि मुझ में बगावत की हिम्मत ना थी। हमारे घर का माहौल ऐसा ना था कि मैं अपनी मर्जी चला सकती या बगावत करती। मुझको हर हाल अपने वालिदैन के आगे सर को झुकाना था। मेरी दुआओं में कोई कमी थी कि अल्लाह ने मेरी एक ना सुनी। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो माँ मेरी शादी की तैयारियों में लग गई। उन्हीं दिनों बहावल भी इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करके घर आ गया। चचा चची बहुत शादमान थे कि उनका बेटा गांव का पहला इंजीनियर बन चुका है। वो खुश खुश मेरा रिश्ता मानने हमारे घर आ गए। वो पहली बार शहर आए थे और इस यकीन के साथ कि उनका दामन मुराद फूलों से भर जाएगा। उनको गुमान भी ना था कि अबू बदल चुके हैं और वो बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर देंगे। अबू ने बताया कि मैं तो बेटी की मन्नी जीरक से कर चुका हूँ। चची चचा सकते में रह गए। बहावल को तो अपने कानों पर यकीन ही ना आया। ये नहीं हो सकता, इख्तियार इस मुंह से निकल गया। क्यों नहीं हो सकता? हमने अपनी बेटी की मन्नी तो से नहीं की थी। जैसे तुम हमको अजीज हो वैसे ही जीरक मुझको अजीज है, अम्मी ने बहावल को कहा। इस पर ताया और चचा बोले, भाभी लेकिन पेला है शमीरा पर हमारा है। अम्मी रोने लगे, बोले, क्या ननियाल वाले हकदार नहीं होते? क्या सारा हक दतियाल वाले ही समेटने के लिए होते हैं? अम्मी के लहजा में तेजी थी। हमारा बेटा इंजीनियर बन गया है। इसने बड़ी मेहनत से अपना मुस्तकबिल बनाया है। गांव का लड़का होकर आसने हिम्मत नहीं बारे। अगर बहावल इंजीनियर बन गया है तो क्या मेरा जीरक कुछ कम पढ़ा लिखा है? इंशाअल्लाह वो कमिश्नर लगेगा। मैंने भी गैरों में अहल के ख़ानदान में शमीरा का रिश्ता नहीं किया जो कोई एतराज़ करे। गरज अम्मी के आगे वो लोग न ठहर सके और निहायत दिल गिरफ्ता रोते धोते गांव चले गए। उनके साथ बहावल भी चला गया। जीरक इम्तिहान दे चुका था, नतीजे का इंतज़ार था। नतीजा भी आ गया। वो मुकाबले के इम्तिहान में अच्छी पोजीशन लेकर कामयाब हो गया था। बस फिर किया था, मामू मुमानी सुर्खरू हो गए और अबू को जो थोड़ा बहुत कलक भतीजे का रिश्ता छोड़ने पर था वो भी जाता रहा। मेरी शादी धूमधाम से जीरक से हो गई। रोती धोती रुखसत होकर मैं मामू के घर चली गई। कुछ दिन बहुत इज़्ज़त दे रहा, फिर रफ्ता रफ्ता शौहर से मानूस हो गई। उन्होंने भी मेरा बहुत ख्याल रखा क्योंकि मुझे पसंद करके शादी की थी। वो ज़िला के हाकिम थे और मैं उनके दिल की हाकिम थी।
2 साल बाद मैं एक बेटे की माँ बनी। अगले साल खुदा ने एक और बेटा दे दिया। मैं बच्चों की परवरिश में खो गई। दिल का जख्म दिल में दबा दिया। बज़ाहिर मैं खुश नजर आती थी और खुश ना रहने की कोई भी वजह ना थी। सब कुछ मुझको हासिल था। बस एक खलिश थी ये कि बहावल की ना बन सकी थी, लेकिन मैंने खुद को समझा बुझाकर इस महरूमी से समझौता कर लिया था। बाज़ लोग समझौते करके जी लेते हैं, मगर बाज़ समझौते नहीं कर पाते तो खुदकुशी करते हैं या जीते जी मर जाते हैं। बहावल ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। खुदकुशी ना कर सका लेकिन जीते जी मर गया। इसने अपनी किस्म को पूरा किया। वो मेरी खातिर इंजीनियर बना था। अपनी काबिलियत को बरोए कार लाने की बजाय मेरी खातिर मिट्टी में मिल गया। वो अपने होश से बेगाना हो गया। इसको दुनिया की रंगीनियों से दिलचस्पी ना रही और खाना पीना, हंसना, बोलना, सनना, ओना सब छोड़कर गांव के एक मज़ार पर जा बैठा, जिसको लोग वहां पीर जी का मज़ार कहते थे। इसके पढ़े लिखे दोस्तों को पता चला तो वो इसे समझाने आए और समझा बुझाकर अपने साथ ले गए। कुछ दिन दोस्तों के साथ रहा, फिर जब लूटा तो मस्जिद में जा बैठा। दिन रात याद इलाही में मसरूफ़ रहता और रात को भी वहाँ ही मस्जिद के सहन में पड़ा सो रहता। बहावल के वालिदैन इसकी हालत से सख्त परेशान थे। उन्होंने इसको समझाने और ज़िंदगी की जानिब लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस पर किसी के समझाने का असर न हुआ। बस वो यही कहता था कि मैं जिंदा हूँ, शुक्र कीजिए ताया। ताई ने सोचा वक्ती दुख है, अब ही जिंदगी की तरफ लूट आएगा। उन्होंने बहावल को इसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी गुमसम दुनिया से ना निकल। सच है, हजारों लाखों में चंद इंसान ऐसे होते हैं जो दिल के हाथों का पूरी तरह खानुमा बर्बाद हो जाते हैं। फिर उनको किसी खुशी, किसी साथी, किसी घर की ज़रूरत नहीं रहती। वो अपने आप में मस्त रहकर दुनिया की रियाकारी से निजात पा लेते हैं। बहावल भी उन्हीं में से एक था, जो झूठी जिंदगी की झूठी खुशियों से समझौता ना कर सका। कुछ अरसा बाद बिलाखिर इमाम मस्जिद साहिब के समझाने पर वहां से घर आ गया। जब किसी तो सुकून न मिला तो सुकून की तलाश में खुदा जाने किस जानिब निकल गया। तब से अब तक 28 बरस होने को आए हैं। बहावल खुदा जाने कहाँ है।